हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडियन इकॉनमी जो आपका सेकंड पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहले इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। इंडियन इकॉनमी में हमारे जो देश की इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी है, उसके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें उसके बारे में कि कैसे जो इंडियन इकॉनमी थी आज़ादी के बाद वो कैसी थी, फिर उसमें किस तरीके के चेंजेस आए, और आज प्रेजेंट डे पे एक जो अपनी इंडियन इकॉनमी है उसके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशंस हैं। हम ये सब स्टडी करेंगे, जिसमें पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ज़्यादातर आ जाता है। लेकिन शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? इंडिपेंडेंस के बाद जो टाइम था उससे शुरुआत करनी है। देखिए, आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया पे काफ़ी समय तक रूल किया, ठीक है, और उनके रूल करने की वजह से इंडिया को बहुत तरीके का लॉस हुआ। द लॉस वाज नॉट ओनली फाइनेंशियल बट इट वाज रैदर इमोशनल एंड इट वाज अ लॉन्ग लास्टिंग लॉस। ठीक है, जो हम आजकल देख सकते हैं कि वाई इंडिया इज़ नॉट काउंटेड एज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत अजीब बात है, वियर्ड बात है, क्योंकि इंडिया के पास ना ही रिसोर्सेज की कमी है ना ही टैलेंट की। तो इंडियन इकॉनमी में हम यही स्टडी करने वाले हैं कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली इन 1947, तो उसके ठीक बाद हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की। क्योंकि एक बात तो आप बिल्कुल पक्के तौर पे ये बात कह सकते हैं कि आपको जो इंडियन इकॉनमी है उसमें से बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं मिलेंगी। हमने सिर्फ खोया ही खोया था ब्रिटिश रूल के दौरान, जो 200 साल तक उन्होंने हम पर राज किया। ठीक है, तो एकदम से हमारे हाथ में जो इकॉनमी आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो बिल्कुल भी अच्छी इकॉनमी नहीं थी, बहुत तरीके से डिस्ट्रॉयड इकॉनमी थी, जिसको संभालने का मतलब जिम्मेदारी, जो संभालने की जिम्मेदारी थी वो हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस और प्लानर्स ने ली। उन्होंने बहुत तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, तब जाके हमारा जो आज का कंट्री है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, हमारी जो कंट्री थी, इकॉनमी थी, बहुत मामलों में पीछे थी और हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी। तो आज हम वही स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा, स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के जस्ट बाद। आप इसमें 1947 के बाद जो 5 इयर्स थे उनको ले सकते हैं। उस समय के दौरान जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी उसकी क्या कंडीशन थी, इसको हम 3 जो टॉपिक्स हैं उसके थ्रू स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ नेचर। नेचर में मतलब आ जाता है कि किस तरीके की थी इंडियन इकॉनमी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो इंडियन इकॉनमी की पहचान बन चुकी थी। देन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, उस समय इंडियन इकॉनमी के फीचर्स क्या थे। इन दोनों टॉपिक्स पे लगभग जो पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अगर मिक्स करके भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देन द थर्ड टॉपिक, या जो थर्ड चीज़ है जो हम स्टडी करेंगे इसके लिए, वो है पैटर्न ऑफ इंडियन इकॉनमी। मतलब जो इंडियन इकॉनमी थी वो किस तरीके के पैटर्न पे तब काम कर रही थी। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि हमारी जो इकॉनमी है जब वो इंडिपेंडेंट हुई, मतलब देश को आज़ादी मिली 1947 में, तो हमें किस तरीके की इकॉनमी मिली थी जस्ट एट दैट टाइम, इंडियन इकॉनमी का नेचर कैसा था। तो आप इन नेचर को ना 5 पॉइंट्स में बहुत अच्छे से समराइज़ कर सकते हो। नंबर 1 इज़ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी, नंबर 2 इज़ स्टेगनेंट इकॉनमी, नंबर 3 इज़ सेमी फ्यूडल इकॉनमी, नंबर 4 इज़ डेप्रिशिएटेड इकॉनमी एंड नंबर 5 इज़ डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी। ठीक है, हम ये पांचों पॉइंट्स डिटेल में करेंगे और इनके बारे में समझेंगे, और इससे ये समझेंगे कि हमें किस तरीके की जो इकॉनमी है वो उस समय मिली थी। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1 इज़ अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड मतलब जिसकी बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई है, जो तरक्की से या तरक्की के मामले में बहुत ज़्यादा नीचे है। ठीक है, अब अंडर डेवलप्ड तो थी, लेकिन कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमी होता है उसको किस तरीके से जज किया जाता है।
ठीक है, मान लो अगर आपको पास या फेल का टाइटल देना है तो आपके पास जजमेंट के लिए एक पैरामीटर है कि भाई हमारे प्रॉपर पासिंग परसेंटेज होते हैं, मान लो 40% है। अगर आपको एग्ज़ाम्स में 40% नहीं मिलते तो आपको फेल मान लिया जाता है, अदरवाइज़ आप पास हो। इसी तरीके से मतलब आप लोगों का डिसाइड किया जाता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कब कहा जाएगा? मतलब हम यूएसए को एक बड़ा ही डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, इंडिया को डेवलपिंग मानते हैं, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम वहाँ पे क्या चीज़ देखते हैं उस देश के अंदर, उस इकॉनमी के अंदर, कि उसको अंडर डेवलप्ड मानना शुरू कर देते हैं? तो बेटा हम ये 5 चीज़ें हैं वो देखते हैं किसी भी इकॉनमी के अंदर उसका डेवलपमेंट लेवल डिसाइड करने के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, जब इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंट हुई थी इन 1947, तब इंडिया की परफॉर्मेंस इन 5 पैरामीटर्स पे ही बहुत ख़राब थी, इसीलिए इंडिया को एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी माना जाता था, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम अंडर डेवलप्ड के अंदर कंसीडर करेंगे वो है इलिटरेसी। इलिटरेसी आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इलिटरेसी इज़ द एक्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीड और राइट, ठीक है। जब हम कोई चीज़ पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं तो वी कैन अगर कोई पर्सन पढ़ लिख नहीं पा रहा है तो हम उसको इलिटरेट की कैटेगरी में डाल देंगे, एंड दैट इज़ इलिटरेसी, ठीक है। अब इलिटरेसी जो है वो नो डाउट आज के टाइम में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली फीमेल इलिटरेसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। लेकिन जब इंडिया जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था तो यू वोंट बिलीव बट इट इज़ एक्चुअली द स्टैटिस्टिक्स, 82% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट। मतलब आप हैरान रह जाएंगे कि इंडिया की सिर्फ 18% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी थी, 82% पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट। ये बहुत बड़ा परसेंटेज है जो उस समय मैटर करता था। अब आप खुद ही देखिए, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो क्या वो देश की तरक्की में कोई योगदान देगा? नहीं। उसका एक ही टारगेट होगा कि किस तरीके से बस इतना ही पैसा कमा लिया जाए कि हमें 3 वक्त का खाना मिल सके, राइट। तो इलिटरेसी जो है वो एक बहुत बड़ा श्राप होती है किसी भी इकॉनमी के लिए, ठीक है। और इलिटरेसी गरीबी की वजह से भी आती है और आगे गरीबी को बढ़ाती भी है, ठीक है। कोई इलिटरेट क्यों है? वो सीधा बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है भाई पढ़ने के लिए, खाने के पैसे मुश्किल से जुड़ पा रहे हैं और आप मुझे पढ़ने को बोल रहे हो, तो मान लिया वो इलिटरेट है। लेकिन बेटा एक इंसान जो इलिटरेट है ना, वो ज़िंदगी में कभी अमीर बन भी नहीं सकता और ना भी पढ़ा लिखा बन सकता, ठीक है। जो इलिटरेट है वो सारी उम्र अनपढ़ ही रहेगा, ठीक है, और फिर उसने आगे गरीबी ही बढ़ानी है, वो अपनी गरीबी से कभी निकल नहीं पाएगा। तो इंडिया की जो इलिटरेसी लेवल थी बहुत हाई थी उस टाइम, ठीक है। 82% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए हमारे देश को एक अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के रूप में देखा जाता था पूरी दुनिया के द्वारा। नंबर 2 इज़ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आप खुद ही सोच सकते हैं, ये कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो हर इकॉनमी, हर कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी में आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट्सेट्रा का एग्जांपल ले सकते हो। अगर ये एनर्जी ही नहीं होगी तो देश में कोई काम नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ना ही किसी भी देश में बिज़नेस चल पाएगा, ना ही आम लोग अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकेंगे। आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है या रिस्की है, तो आप खुद ही देखिए कि आपको कितनी दिक्कत आ रही है। आपको अपनी कोई चीज़ है वो मिल नहीं पा रही है अगर वो कहीं और से आ रही है तो, एंड अगर आपको किसी और जगह पे जाना है अपना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए तो आप नहीं जा पा रहे ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो यहीं से आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं उनका इम्पॉर्टेंस समझ सकते हैं, ठीक है। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी ना 1947 में, तो उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे थोड़ा बहुत रेलवेज़ था, हम इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 2100 मेगावाट की बना लेते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत विंड एनर्जी चल रहा था लेकिन वो गांव के अंदर ही यूज़ होता था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन बहुत थोड़ा, मतलब अगर ये नहीं भी होता तो भी चल जाता और इसके होने से भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो दैट वाज इनएडिक्वेट टू फुलफ़िल आवर नीड्स, टू फुलफ़िल आवर डिज़ायर्स एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी। तो इस वजह से भी इंडियन इकॉनमी को अंडर डेवलप्ड माना जाता था। पॉइंट नंबर 3, एग्रीकल्चरल इकॉनमी।
अब देखो, किसी भी कंट्री को अगर अपने को डेवलप्ड मानना है ना, तो उस इकॉनमी का इंडस्ट्रियलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर इकॉनमी का ना एक टाइम होता है जिस टाइम तक वो एग्रीकल्चर करती है, उसके बाद उस इकॉनमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना एग्रीकल्चर बेस छोड़ के इंडस्ट्रियल हो जाए। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री में लोग जो है वो प्लांट्स को खाना बंद कर देंगे या फिर वो जो वेजिटेरियन डाइट है उसको लेना बंद कर देंगे क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर करना है लेकिन उसका परसेंटेज कम कर देना है, मतलब कम लोग ही पूरी कंट्री के लिए अनाज उगा पाएँ, ऐसी कोई फैसिलिटी बना लेनी है। और ज़्यादातर अपना जो लेबर है या फिर रिसोर्सेज है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगानी है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन होता है, ये जो चेंज होता है, ये किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट का साइन होता है बहुत बड़ा। ठीक है, लेकिन जो हमें इकॉनमी मिली थी 1947 में, वो हाईली एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल नामात्र की थी। अगर आप एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं इंडिया में। तो अब बताओ, ऐसी इकॉनमी को क्या कहा जाएगा? अंडर डेवलप्ड ही माना जाएगा ना। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो तो थी ही नहीं, इसीलिए हम उस टाइम इंडिया को अंडर डेवलप्ड मानते थे। पॉइंट नंबर 4 इज़ लो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, एक डेवलप्ड इकॉनमी बेटा वो होती है जहाँ हर पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इनकम होने की वजह से वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है। लेकिन जिस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, लेस देन ₹100 पर ईयर। मैं पर डे की बात नहीं कर रही, पर ईयर की बात कर रही हूँ। मतलब एक साल में एक इंसान की एवरेज इनकम ₹100 से भी कम थी। अब आप इसको क्या कहेंगे? ये तो हद दर्जे की अंडर डेवलपमेंट है ना। तो इस इंडिकेटर को देखते हुए भी हम एक ही बात कह सकते थे कि इंडिया की जो हालत थी बहुत बुरी थी एंड इंडिया वॉज हाईली अंडर डेवलप्ड इकॉनमी। ओके, then the last point to be considered in this is less development of industries। ठीक है, अब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट लेवल देखने के लिए मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में ही बता दिया था कि उस कंट्री का कम से कम एग्रीकल्चरल होना और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो इकॉनमी हमें मिली थी 1947 में, उसमें इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं थी तो एक आधा थी या फिर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी, मतलब नेग्लिजिबल वाला केस ही आप ले लो। ठीक है, अब देखो, जब इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं थी तो आप उनको अंडर डेवलप्ड कैटेगरी में रख दोगे ना। ठीक है, इसीलिए भी इंडियन इकॉनमी को अंडर डेवलप्ड माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है जी। देन द सेकेंड पॉइंट इज स्टैग्नेंट इकॉनमी। स्टैग्नेंट इकॉनमी, ठीक है, आपने बचपन में जब साइंस पढ़ते थे तो पढ़ा होगा कि मस्किटो स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीड करते हैं एंड देन दे स्प्रेड मलेरिया एंड ऑल द डिसीजेस, राइट। तो स्टैग्नेंट का मतलब है इन विच देयर इज़ नो मूवमेंट, खड़ा पानी बोलते थे आप उसको। तो यहाँ पे भी जो इकॉनमी है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, मतलब देयर वर नो चेंजेस इन द इकॉनमी। देखो बेटा, एक इकॉनमी में चेंजेस कब आते हैं? या तो इस इकॉनमी में बम्पर अर्निंग हो रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा लॉस वाला टाइम चल रहा है, मतलब कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अर्निंग ज़्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो, लेकिन इकॉनमी में चेंजेस भी तो होने चाहिए ना। तो इसीलिए इकॉनमी का एक जैसा स्टैग्नेंट रहना ज़रूरी नहीं है, इकॉनमी का तरक्की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, चाहे उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आए, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, अगर शेयर मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे तो आपको स्पेकुलेशन का क्या बेनिफिट मिलेगा। लोग आज भी बैंक के अंदर एफडी में पैसा ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, वो शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट चेंजेस की वजह से आती हैं। ठीक है, अगर किसी इकॉनमी में चेंजेस ही नहीं आएंगे तो भाई वो खड़ी रहेगी एक जगह, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। तो ऐसी इकॉनमी लोगों के काम की नहीं होती। हमें जो इकॉनमी मिली थी ना 1947 में, वो हाईली स्टैग्नेंट थी। इस इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना था? लेस देन 0.1%। अब आप खुद ही सोच सकते हो 0.1%, तो इससे अच्छा ज़ीरो ही लिख दो। तो हाँ, हमारे कंट्री का यही हाल था। अगर एक आधे एरिया को छोड़ दें तो कहीं भी ग्रोथ नहीं आ रही थी, कहीं भी डेवलपमेंट नहीं आ रही थी। अब ऐसी इकॉनमी को फिर क्या कहेंगे? अंडर डेवलप्ड या स्टैग्नेंट इकॉनमी ही बोलेंगे। ठीक है,
देन द थर्ड पॉइंट इज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सभी बच्चे इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी जो है वो आपको अलग से भी पॉइंट आ सकता है शॉर्ट मार्क्स में, जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस होते हैं, जो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। बेटा इसके लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी जो आपका पॉइंट है उसको समझने से पहले आपको 2 टर्म्स समझनी पड़ेगी, कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैम क्या लिखवा रहे हैं, लेकिन बेटा जब आप ये 2 कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी है क्या। बेटा कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म है ना, ये एक ना पैटर्न ऑफ, ये दोनों ही पैटर्न ऑफ इनकम अर्निंग है इकोनॉमी के। ठीक है, आपको क्या लगता है कि हर देश में जो पैसा है इकोनॉमी के अंदर क्या एक ही तरीके से कमाया जाता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर इकोनॉमी में पैसा एक ही तरीके से नहीं कमाया जाता। ठीक है जी, हर इकोनॉमी का पैटर्न अलग होता है पैसा कमाने का। ठीक है जी, देखिए जैसे आप कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म की बात कर रहे हैं, कैपिटलिज्म क्या है, ये एक अलग तरीके का इनकम अर्निंग मॉडल है और फ्यूडलिज्म अलग तरीके का इनकम अर्निंग मॉडल है। ठीक है, कुछ देशों में कैपिटलिज्म चलता है, कुछ देशों में फ्यूडलिज्म चलता है। प्रेजेंटली इंडिया में इन दोनों ही सिस्टम्स का मिक्सचर चलता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैपिटलिज्म होता क्या है। कैपिटलिज्म इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल द एसेट्स are controlled by owner of money। ठीक है बेटा, सीधी साफ शब्दों में अगर आपको ये बात बताना चाहूँ तो कैपिटलिज्म वो सिस्टम होता है जहाँ पैसे वालों की चलती है, जिसके पास जितना पैसा है वो उस पैसे को अपने तरीके से जब चाहे जैसे चाहे यूटिलाइज़ कर सकता है और उसी हिसाब से उस पैसे को इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और वो जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी में कभी भी पैसे वालों पे कोई रोक नहीं लगाई जाती, उनको जिस हिसाब से अपना पैसा यूज़ करना है वो कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक है, अगर आप यूएसए जैसी कंट्री की बात करेंगे ना बेटा, तो वो ऐसी कंट्री है जिसके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है। वो लोग जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पे लोगों को कभी कुछ नहीं बोला जाता कि आपको गरीबों के लिए काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, फ्यूडलिज्म कौन सा सिस्टम है बेटा? हियर द एसेट्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स है ना, उनकी अलग अलग ओनरशिप नहीं हो सकती इंडिविजुअल्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अपनी अर्निंग करने के लिए एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सबको सप्लाई करेगी कि किसके पास कितने एसेट्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी खुद की नहीं होती, चाहे वो आप प्रॉपर्टी ले लो, चाहे कोई भी एसेट ले लो। ठीक है, अब जब हमें इकोनॉमी मिली थी ना इंडिया की, तो वो कौन सी थी बेटा? वो थी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। ठीक है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में बेटा दोनों ही सिस्टम्स का ना थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, कैपिटलिज्म भी और फ्यूडलिज्म भी। लेकिन ये जो मिक्सचर बना था ना, ये मिक्सचर किसानों के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। तो ये बन गया था मिक्स होके ज़मींदारी सिस्टम। आपने बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल्स इस पे देखे होंगे, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जिसमें लोग अपने आप को, अपना कोई लोन फ्री करवाने के लिए अपने आप को मजदूरी तक में भेज देते हैं और सारा जो अपनी उम्र है उसी मजदूरी में निकाल देते हैं किसी के गुलाम बन के, लेकिन उनका कर्जा नहीं चुकता होता। येस, दैट इज़ द सेम सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम। इस ज़मींदारी सिस्टम के अंदर होता क्या था बेटा? जो गवर्नमेंट है उसके पास सारी जितनी भी लैंड है या एसेट्स है उसकी ओनरशिप है। मैंने आपको अभी बताया फ्यूडलिज्म के अकॉर्डिंग तो यही बनता है। अब आप खुद ही बताओ बेटा, एक अकेली सरकार क्या पूरी देश के एसेट्स को मैनेज कर सकती है? ऑब्वियसली नॉट, वो भी तो इंसान ही है ना, वो कैसे मैनेज करेंगे? तो बेटा उन्होंने अपना जो रोल है ना, वो रोल ज़मींदार्स को या लैंड लॉर्ड्स को देना शुरू कर दिया। उनको छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड का ओनर बना के। ठीक है,
वो कहते हैं कि आप इस लैंड एरिया के ओनर बन जाओ इन रिटर्न फॉर सम फिक्स्ड इनकम। मतलब उस ज़मींदार से क्या किया, एक पर्टिकुलर रेंट इनकम फिक्स कर ली जो वो पूरे साल के बाद देता था, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी अमाउंट है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, जितना भी है वो फिक्स किया और बदले में उनको क्या दिया, सारा का सारा जितना भी लैंड एरिया है वो उनको दे दिया कि इस पर्टिकुलर लैंड एरिया की जो रेंट इनकम बनती है वो हम आपसे ले लेंगे हर साल, बदले में आप इस लैंड एरिया पे किसान के द्वारा खेती करवाओ, जो करना है करो, आप लोगों से, इधर रहने वाले लोगों से टैक्स वसूल करना चाहते हो करो, ये आपकी इच्छा है, गवर्नमेंट कभी भी बीच में नहीं बोलेगी, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम शुरू किया था, ज़मींदारी सिस्टम, ये बड़ा सोच समझ के शुरू किया था। बेटा उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम शुरू किया था, लेकिन ज़मींदार ने इसका उठा लिया गलत फ़ायदा। किस दिन गलत फ़ायदा उठाया, जिस दिन उनको ये पावर दी गई कि आज से आप इस लैंड के मालिक हो और आप इससे कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने जो फार्मर्स थे ना बेटा, जो इस लैंड एरिया के हिस्सेदार थे, उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करनी बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है बेटा, जिनकी ज़मीनें अभी तक सरकार के हाथ में नहीं आई थी, उनकी ज़मीनें क्या कहते हैं, कोई ना कोई धोखा करके है वो उनसे ले ली, ठीक है, और फिर या उनको टैक्स के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आपने लगान मूवी देखी है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जज कर सकते हो कि टैक्स कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक पर्सन की लाइफ के अंदर। उन्होंने टैक्स के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में गाँव में बारिश हो गई थी एंड दे वर सेव्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ दैट इम्प्रॉपर टैक्सेस, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, ये सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी जो ज़मींदार के अंडर आकर जो आ गई थी, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब आप ये सोच रहे होगे कि ख़राब क्यों हो गई थी, क्योंकि बेटा याद रखना, ज़मींदार जो थे ना, उनको सिर्फ इनकम एंजॉय करनी समझ आ रही थी, वो लैंड के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे, इकोनॉमी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। मतलब ज़मींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इस सेमी फ्यूडल स्टाइल ऑफ इकोनॉमी के कारण जो ये हमें स्टाइल या पैटर्न मिला था, उसके कारण भी इंडियन इकोनॉमी को एक जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो माना जा सकता है। द लास्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन इज डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, ठीक है बेटा। डिसइंटीग्रेटेड से पहले सॉरी वी हैव मिस्ड अ पॉइंट विच इज़ डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, ठीक है। डेप्रिसिएशन वर्ड हम सब ने पढ़ा है +1 के अंदर। डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज़ द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट, आपको याद आ गया होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन होने के बाद क्या वो एसेट वापस आ जाएगी, नहीं, वो तो परमानेंट डिक्रीज था ना एसेट में। तो इसी हिसाब से हमें भी एक डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी मिली थी, एक ऐसी इकोनॉमी मिली थी हमें जिसमें से उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से पल्यूट कर दिया गया है, लोगों को ख़राब कर दिया गया है, एट्सेट्रा। अगर 200 साल के पहले के इंडिया को इमेजिन किया जाए तो लोग इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, एक ऐसा कंट्री जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पूरी दुनिया हमसे ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी क्योंकि इंडिया वॉज एक्चुअली अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया के सारे रिसोर्सेज, सारे टैलेंट को ख़त्म कर दिया। जो भी इंडिया की मेन टैलेंटेड इंडस्ट्रीज़ थी जैसे हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, उसको बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जितने भी इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे उनका ओवर यूटिलाइजेशन करके भी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जो हमारे हाथ में इकोनॉमी आई वो एक डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी आई। आप इस कंडीशन को बिल्कुल उससे कंपेयर कर सकते हो जैसे एक पर्टिकुलर एसेट की कंडीशन होती है, जब बिल्कुल नहीं होती है आपको तब नहीं मिला, वो एसेट आपको अच्छे से ओवर यूज़ होने के 5-10 साल बाद मिला है, तो आप ऐसे एसेट का क्या करोगे, ठीक है। 5th एंड द लास्ट पॉइंट इज डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी। हाँ जी, डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी के अंदर हम यही देखते हैं कि ये एक ऐसी इकोनॉमी हमें आई थी, इंडिया के रूप में हमें ऐसी इकोनॉमी मिली थी जो हाईली डिसइंटीग्रेटेड थी, ठीक है। डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी बेटा ये लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो टोटली एक डिवाइडेड इकोनॉमी बन चुकी थी,
ठीक है। एक ऐसी इकॉनमी जो टूटी फूटी है, जिसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और सब कुछ ख़राब हो रखा था। हर रिसोर्सेज जो है वो ना सिर्फ ख़त्म हो गए थे, बल्कि जितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। आपको पता है कि जो इंडियन मेन लैंड है वो आज़ादी से पहले 2 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान। सबसे बड़ी डिसइंटीग्रेशन तो यही थी, ठीक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, लोगों के बीच में डिस्टेंसेस आए थे, बल्कि हमने बहुत ज़्यादा रिलीजियस इश्यूज भी फेस किए थे, ठीक है। 1947 से 1950 के बीच में जो रॉयट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं, उन सब पे इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, आपको भी उनके बारे में पता है, बहुत लोगों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उसके बारे में जानते हैं। मतलब इंडिया ने बहुत कुछ खोया। नॉट ओनली दिस, बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज थे वो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के अंदर चले गए, और कुछ रिसोर्सेज थे वो पाकिस्तान को भी नहीं मिल पाए, वो इंडिया के अंदर रह गए। सो जो हमें इकॉनमी मिली थी इन आफ्टर 1947, इट वाज अ हाईली डिसइंटीग्रेटेड इकॉनमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन इकॉनमी ख़त्म होता है। कल हम बाकी के 2 टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और पैटर्न को स्टडी करेंगे। थैंक यू।